पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने व्यक्तित्व विज्ञान में फ्राइड की चर्चा प्रारंभ की थी। फ्राइड के सिद्धांत के कुछ बचे हुए हिस्से और उनका एक और सिद्धांत जो है वह भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ देखिएगा, व्यक्तित्व के संबंध में फ्राइड का जो सिद्धांत है उसे मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्राइड, एडलर और युंग तीनों का संक्षिप्त परिचयात्मक जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु देखिएगा, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्राइड, इसको हम मनोगतिक उपागम या साइकोडायनामिक अप्रोच के अंतर्गत मानते हैं। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के मन की गति को समझते हुए, अचेतन मन की डायनेमिक्स को समझते हुए ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। सामवेगिक समस्याएं यानी इमोशनल प्रॉब्लम से जूझते हुए लोगों का वो उपचार किया करते थे। उस समय उन्होंने ये पाया कि व्यक्ति के मन में आने वाले सभी विचारों, भावनाओं को अगर मुक्त रूप से व्यक्त करने का अवसर दिया जाए, स्वप्नों का विश्लेषण किया जाए और इस तरह से अगर देखा जाए तो उसकी कॉन्शियसनेस को पकड़ा जा सकता है और उसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस बात को भी समझा जा सकता है। और इस तरह से उन्होंने व्यक्ति की चेतना को एक महान रूप प्रदान किया। आइसबर्ग थ्योरी, जिसके बारे में पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि जिस तरह एक बर्फ़ का टुकड़ा इस चित्र में दिखाया गया है, बर्फ़ की एक चट्टान जो है वो समुद्र में पानी में गिरी हुई है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंदर है और थोड़ा ही हिस्सा ऊपर है। जो ऊपर हिस्सा है उस पर लिखा है कॉन्शियसनेस, ये जागृति है, ये चेतना है। उसके नीचे आएंगे तो आपको प्री कॉन्शियस चीज़ मिलेंगी, सुपर ईगो मिलेगा, फिर सबसे अंदर आपको अनकॉन्शियस माइंड और इद मिलेगा। इस तरह व्यक्ति का अचेतन मन, जहाँ वो सुख और आनंद चाहते हुए कई दमित वासनाओं को अपने अंदर दबाए रहता है, उसका चित्र यहाँ पर खींचा गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार चेतना के स्तर किस तरह के हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल्स किस तरह के हैं। तो एक पहला स्तर वो है चेतन, जो हम जागरूक होकर दूसरों से व्यवहार करते हैं। वे चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं जो लोगों को पता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने कहा है, इसके प्रति हम जागरूक हैं, ये तत्काल जानकारी है। मैं आपके प्रति जो व्यवहार कर रहा हूँ उसके प्रति मुझे मालूम है, सजग अवस्था में हूँ, तो ये मेरा चेतन मन है। अवचेतन या पूर्व चेतन, प्री कॉन्शियस, इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जब व्यक्ति थोड़ा ध्यान करे, सावधानी पूर्वक ध्यान करे कि हाँ ये हाँ मैंने किया है, तब उसका मन वहाँ फोकस करता है। हाँ, ये विचार मेरे मन में आया तो था, हाँ ये मैंने कहीं देखा तो था। तो थोड़ा सा अपना फोकस लगाने के बाद जब चीज़ें ध्यान आएँ तो फिर वो स्मृति का दूसरा स्तर हो जाता है। इसके बाद आता है अनकॉन्शियस, अचेतन मन। ये सबसे रहस्यपूर्ण भाग माना जाता है और इस पर ही पूरा अध्ययन केंद्रित था फ्राइड का। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिसके प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये मन का वो भाग है जिसमें भूली हुई बातें, साधारण परिस्थितियों में जो चीज़ नहीं है वो अंदर दबी हुई हैं। इन तीनों की कंसेप्ट से व्यक्तित्व की संरचना का निर्माण होता है। और फ्राइड ये कहते थे कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है चेतना के इन्हीं स्तरों से बना है। व्यक्तित्व की संरचना के 3 तत्व उन्होंने बताए, इद, ईगो और सुपर ईगो, जिसकी चर्चा परिचय में पहले कर चुके हैं। इद, अहम और परा अहम, इस तरह से आप देख रहे हैं। इद जो है वो इंस्टिक्ट है, हमारी मूल प्रवृत्ति है। ईगो रियलिटी, वास्तविकता है। और सुपर ईगो मॉरलिटी है, यानी नैतिकता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नैतिक देवदूत है जो हमें सही गलत का निर्णय बताता है, तो वो सुपर ईगो है। इदम के अंतर्गत शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। इदम के अंतर्गत क्या क्या है? भूख, प्यास, काम, वासना, उत्तेजना का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। सुखेप्सा माने प्लेजर प्रिंसिपल, सुख की इच्छा। तो इसके पीछे भागता हुआ जो हमारा सबसे अंदरूनी इद मन है, वो सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए किसी भी मान्यता की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं की तृप्ति पर ही बल देता है।
और इसी वजह से उसके अंदर कुछ ऊर्जाएं काम करती हैं, जैसे लाइफ इंस्टिक्ट यानी जीवन प्रवृत्ति, जीवित रहने का स्रोत, जिसे दूसरे भाषा में कहा गया लिबिडो। हमारी लाइफ ड्राइव जो है वो लिबिडो शक्ति हमको आगे के लिए जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। भूख, प्यास, वासनाएं, ये सब लिबिडो के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मृत्यु प्रवृत्ति या कहना चाहिए डेथ ड्राइव। इसमें फ्राइड कहते हैं कि जीवन जब मृत्यु की ओर अचेतन भावना से चलने लगता है, उस ओर प्रवृत्त होने लगता है, तब उसकी डेथ इंस्टिक्ट प्रबल हो जाती है। अहम की बात करें, जिसे ईगो कहा गया, इसका विकास इद से ही होता है, लेकिन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि को ये वास्तविकता के धरातल पर ला के बात करता है। ये कहता है कि भाई आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए गलत तरीके ना अपनाएं, थोड़ा सावधानी रखें, इस तरह वो कोशिश करेगा समझाने की। तो रियलिटी प्रिंसिपल के अनुसार ये काम करेगा। इसके अनुसार कोई बालक यदि अपनी समस्त तृष्णाओं को तृप्त नहीं कर सकता, अहम उसे संसार की वास्तविकता के आधार पर उसकी इच्छाओं की तृप्ति के लिए जोर देगा और कहेगा कि आपका मन अगर कहीं खाना खाने का है तो होटल में चुरा कर तो खा नहीं पाओगे, आप पहले पैसे अर्जित करें, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। तो सावधानी की आवश्यकता है, आपको अपना पहले कमाई करके फिर खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये वास्तविकता वो बताने की कोशिश करता है, जो ईगो होता है, कि आप केवल सुख की कामना से ही कोई कार्य नहीं कर सकते। सुपर ईगो और भी बड़ा होता है, ये अंतरात्मा की पुकार होती है। ये व्यक्ति को हमेशा चेतावनी देती है, सही मार्ग पर बढ़ाती है, परा अहम नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का विकास करता है। इसका ध्यान करना चाहिए। इस तरह ये फ्राइड का सिद्धांत हुआ। व्यक्तित्व के संबंध में रक्षा युक्तियाँ, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ध्यान दीजिएगा, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल उथल पुथल मची है उससे हम निजात पा सकें और अपने प्राण बचा सकें, अपना जीवन, मन, साइकोलॉजी की सुरक्षा कर सकें। ऐसी चीज़ों को हम डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। फ्राइड का मानना था कि हम हमेशा सुखद वस्तुओं की तरफ भागते हैं, दुखद परिस्थितियों से पीछा छुड़ाते हैं और इसलिए इस संघर्ष में दुश्चिंता या एंग्जाइटी हो जाती है। और इन परेशानियों से निपटने के लिए कुछ युक्तियाँ, कुछ आइडिया, उनके नाम उन्होंने दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान दीजिएगा। पहला एक नाम है दमन, जिसे रिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। दमन माने किसी चीज़ को दबा देना। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो या तो हम उसे व्यक्त कर देते हैं या दबा देते हैं। तो दमन करने से हमारी विचार या इच्छाएं दब जाती हैं। संवेगात्मक रूप से मान लीजिए हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कोई व्यक्ति याद करना नहीं चाहता क्योंकि इससे दुख होता है, तो बार बार वो इस विचार को दबा देगा, ख्याल में नहीं लेगा। तो यहाँ दमन का प्रयोग कर रहा है। दूसरी जो रक्षा युक्ति है, बहुत ही चर्चित है, अनेक बार आई है, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के नाम से जानी जाती है। अपने दोषों, कमियों को दूसरे के सर थोप देना प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे किसी बच्चे के पेपर में कम अंक आए तो वो कहने लगता है कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, पेपर में ये सिलेबस से बाहर का था। वो ऐसा कह के वो अपने ऊपर जो दबाव है उसको कम करने की कोशिश करता है, मन समझाने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो उस दबाव के कारण बहुत ही घिरा हुआ महसूस करेगा और साइकोलॉजिकली वो बस्ट भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है अस्वीकरण या डिनाई कर देना। जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नेग्लेक्ट कर देता है, नकार देता है, तो इसे अस्वीकरण कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी बुराई, आलोचना आदि को सुनकर भी अनसुना कर देता है। जैसे कोई एड्स से ग्रस्त रोगी है तो वो बार बार कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मुझे ये बीमारी नहीं है, ऐसे करके वो डिनाइल करने की कोशिश करता है ताकि वो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है जिससे वो घबराया हुआ है उससे बचने की कोशिश करता है, डिनाइल करता है। चौथा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है प्रतिक्रिया का निर्माण या रिएक्शन फॉर्मेशन। ये क्या चीज़ है? जब कोई इच्छा दमित हो जाती है तो अहम उसे दोबारा आने से रोकता है। आदमी ऐसे में विपरीत व्यवहार करने लगता है। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी माँ से घृणा करता है, उसकी मृत्यु के बाद बरसी, तेरहवीं, हवन, श्राद्ध में खूब खर्चा करेगा ताकि उसकी घृणा की पुनरावृत्ति न हो और वो अपने उस कृतकर्म को दूसरी चीज़ों से ढकने की कोशिश करता है। पांचवा बड़ा ही चर्चित है युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन जो अनरीजनेबल विचार हैं, भावनाएं हैं, व्यवहार हैं, उनको तर्कयुक्त बनाने की और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करता है। इसका एक चर्चित उदाहरण है, पिता की जेब में पैसे नहीं हैं
बच्चे ने मिठाई मांगी, तो अब चूंकि पैसे नहीं है, अब उसे किस चीज़ को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तर्क संगत बताना है। तो वो कहने लगेगा अरे ये मिठाई बहुत ख़राब है, बाज़ार की मिठाइयाँ तो बहुत ख़राब होती हैं, है ना, घर की चीज़ खाना चाहिए, आजकल इनमें बड़ा इन्फेक्शन आ रहा है। इस तरह कह करके वो अपने और अपने पुत्र के मन को समझाने का प्रयास करता है। प्रत्यगमन बड़ा चर्चित है, ये भी रिग्रेशन। प्रत्यगमन का अर्थ होता है विपरीत होना या वापस जाना। जब व्यक्ति अपने चारों ओर से घिर जाता है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जब उसे कोई चिंता नहीं थी, लौट के कम उम्र की ओर आने लगता है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति ये सोचकर आंसू बहाता है कि बचपन में आंसू बहाकर पिता से वो खिलौने मंगवा लेता था, या एक बड़ा व्यक्ति बच्चे की तरह अपने पूर्व के बचपन के रुदन का ध्यान करके अपने आप को हल्का करने की जब कोशिश करता है, तो ये प्रतिगमन है, पिछली उम्र की तरफ वापस लौटना। तादात्म्यकरण आइडेंटिफिकेशन, इस स्थिति में व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या तादात्म्यकरण शुरू कर देता है। जैसे किसी के मन में कामना है कि मैं भी एक बड़ी पहचान वाला व्यक्ति हूँ, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बाल कपड़े पहनना, मूछें रखना, बोलना, इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो ये तादात्म्यकरण है। इसको मतलब होता है हीरो आइडेंटिफिकेशन कर लेना, अपनी समानता किसी ऐसे नायक से कर लेना ताकि अपने मन को, अपनी साइकोलॉजी को संतुष्टि मिले। क्षतिपूर्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कंपनसेशन क्या है? शरीर में जब किसी चीज़ की कमी होती है तो हम उसे दूसरे से ज़्यादा विकास करने की, क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, तो खेल की क्षतिपूर्ति हुई। एक आंख न होने के बावजूद अच्छी तीरंदाजी करने की कोशिश करना, ये क्षतिपूर्ति है। एक प्रश्न और भी आया हुआ है कि एक छोटे कद की लड़की है तो वो ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती है, ये क्या कोशिश कर रही है? वो अपनी कम कद काठी को क्षतिपूर्ति के जरिए अब साइकोलॉजिकली पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ होती है मार्गांतरीकरण या सब्लिमिनेशन। जब कोई व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है तो इसे मार्गांतरीकरण के लिए कहा जाता है। जैसे पत्नी की फटकार के बाद तुलसीदास का पूरा जीवन बदल जाना और वो राम भक्त हो गए, तो ये मार्गांतरीकरण है। मार्ग को बदल के वो एक सामाजिक मार्ग की ओर आ गए जो लोक उपयोगी हो गया, जन उपयोगी हो गया। नेगेटिज्म होता है नकारात्मकता। इस स्थिति में व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिन्हें करने से उसे मना किया जाता है। जैसे बच्चे को फूल तोड़ने के लिए मना किया गया है तो वो अवश्य फूल तोड़ेगा। ये चीज़ कब करता है? जब ऐसा करने वाले व्यक्ति के मन में कोई विद्रोह की भावना हो, वो व्यवस्था के प्रति जब विद्रोह करता हो, तब वो ऐसी चीज़ करके अपने मस्तिष्क को, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश करता है। व्यक्तित्व का एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत और है जो फ्राइड ने दिया है, इसकी चर्चा भी हम इसी लेक्चर में करने जा रहे हैं। इसमें फ्राइड का ये एक विवादित सिद्धांत है। कार्ल युंग वगैरह भी इससे असहमत रहे, लिबिडो थ्योरी से, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, लेकिन अवस्थाओं के नाम आते हैं तो आप इसको एक बार ध्यान कर लेंगे। मनोलैंगिक सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिद्धांत के प्रतिपादक भी फ्राइड हैं। फ्राइड के सिद्धांतों को हालांकि मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है, लेकिन उन्होंने काम शक्ति को, लिबिडो को बहुत बड़ा स्थान दिया और काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के कुछ अंग बताए और इस मनोकाम सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा। इनके नाम ध्यान करेंगे, ये आती रही हैं अवस्थाएं। सबसे पहले मुखी अवस्था, ओरल स्टेज, 0 से 1 वर्ष। इसमें यह कहा गया है कि बच्चे का जो कामना का केंद्र है, आनंद का जो केंद्र है, वो मुख में निश्चित होता है, तो इसलिए उसमें चूसने की प्रवृत्ति, अंगूठा चूसना वगैरह ये प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसे मुखी अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था जो है गुदी अवस्था कहते हैं, इसमें शारीरिक अपशिष्ट को बाहर निकालकर वो सुख प्राप्त करता है। तीसरी अवस्था लैंगिक अवस्था है, इसमें कामनाओं का केंद्र लैंगिक हो जाता है और इसी अवस्था में जो इलेक्ट्रा और डीपस ग्रंथियां हैं उनका प्रभाव भी बढ़ता है। चौथी जो स्टेज है उसमें सुप्त अवस्था, लेटेंसी पीरियड बताया गया है 5 से 11 वर्ष। इस अवस्था में सहयोग की भावना के साथ नीति परक मार्ग अपनाते हुए वो शांत अवस्था में रहता है। और 5वीं अवस्था में वो जेनेटल स्टेज यानी जननेंद्रिय अवस्था में हो जाता है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगता है और उसका काम भावनाएं जो उसकी वो बढ़नी शुरू हो जाती है, कामोत्तेजना उसकी अधिक हो जाती है। तो इस तरह फ्राइड के इन सिद्धांतों की हम लोगों ने चर्चा की। आगे हम व्यक्तित्व के निर्धारक जो तत्व हैं उनकी बात करेंगे और विशेषकर हमारे शरीर की जो ग्रंथियां और हार्मोन हैं वो हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा भी हम अगले सेशन में करेंगे।